जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम उसी को जो पीछे क्लास ली थी उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए जिसमें हम टैग वर्ड्स के बारे में देख रहे थे। देखिए सीटेट जुलाई 2024 में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मतलब लगभग 50% जिनमें क्या होता है, टैग वर्ड्स यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हम उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो उन्हीं को हम इस क्लास में कवर कर रहे हैं। देखिए अभी हमने कुछ टैग वर्ड्स पीछे क्लास में लिए थे, उसी के आगे से हम शुरू करेंगे। आज ये टैग वर्ड्स की दूसरी क्लास है। देखो, अब फिर से इधर से देखेंगे, इधर है नेगेटिव टैग वर्ड्स और इधर है पॉजिटिव टैग वर्ड्स। नेगेटिव टैग वर्ड्स वे टैग वर्ड्स हैं जिनसे क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती है या हो ही जाता है। और पॉजिटिव टैग वर्ड्स, इनसे क्या होता है, अगर ये दिए हैं तो क्वेश्चन 100% होता है। तो देखिए, अब सबसे पहला है पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या टीचर सेंटर्ड। तो ऐसी जिसमें टीचर ये समझे अपने आप को सिर्फ मैं ही हूँ इस क्लास में, बच्चों को मतलब उतने मौके ना दे, तो इसे कहते हैं शिक्षक केंद्रित कक्षा। ठीक है? जो कि आज यानी अब जो नई शिक्षा नीति आई है, उसमें बिल्कुल इसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो ऐसी क्लास जिसमें शिक्षक की चलती है उसे कहते हैं शिक्षक केंद्रित। और इसमें शिक्षक अपने आप को बस अपने आप को यानी कि वही है, इस तरह से प्रदर्शित करता है। अब आगे देखेंगे, दूसरा है इसमें इसी के विपरीत है बाल केंद्रित या चाइल्ड सेंटर्ड। तो बाल केंद्रित यानी क्लास में बालकों को ध्यान में रखते हुए अगर शिक्षक अपनी कक्षा को आगे की मतलब चला रहा है, कक्षा चला रहा है, तो उसी को कहते हैं हम बाल केंद्रित कक्षा। इसमें बालकों की ज़रूरतों के हिसाब से टीचर अपने आप को क्या कर देता है, अनुकूल बना लेता है उनके। तो ये तो है इसका पॉजिटिव वर्ड्स। अब इसी के बाद है आगे खाली स्लेट या ब्लैंक स्लेट। देखिए व्यवहारवादियों ने जो बालक है उसको ब्लैंक स्लेट के रूप में मतलब माना था, यानी बालक बिल्कुल कोरा होता है, उसके पास कुछ ज्ञान नहीं होता, यानी बिल्कुल खाली होता है, खाली स्लेट। ठीक है? तो ये भी एक गलत प्रभाव डालता है, क्योंकि बच्चा जो है अपने परिवेश से या अपने घर से बहुत कुछ सीख कर आता है। जब वो प्राथमिक कक्षा में वो सबसे पहले आता है अगर, ठीक है, तो ये भी गलत होता है। इसी के साथ वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, इसके ऊपर रह गया एक और, व्यवहारिक कुशलता या प्रैक्टिकल स्किल्स। अगर देखिए पॉजिटिव वर्ड्स की बात करें तो प्रैक्टिकल स्किल्स भी एक पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि हमें जो है ना बालक बालक को रटवाना नहीं है, उसको प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है। तो इसीलिए जहां भी आता है व्यवहारिक कुशलता या प्रैक्टिकल स्किल, वो ठीक होता है। लैंगिक असमानता या जेंडर इनइक्वालिटी, तो ये भी एक गलत प्रथा है। लैंगिकता से बचना चाहिए। तो मतलब हर टीचर को यानी प्राथमिक कक्षाओं में जो भी टीचर पढ़ाते हैं, तो उन्हें लैंगिक असमानता से बचना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, ये गलत प्रभाव डालता है बालक के मानसिक स्तर पर। इसी के साथ अगला है वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, यानी जो हम कोई भी अगर बालक को कुछ भी सिखा रहे हो तो उसको उसके व्यवहारिक जीवन से जोड़ो, तो वो बच्चा उससे और ज्यादा अच्छे से समझ सकता है जिस जो भी चीज उसे बता रहे हो। तो लिंकिंग टू रियल या डेली लाइफ, यानी रोजमर्रा के उसके जीवन से जोड़ के कोई भी उदाहरण हो उससे जोड़ के पढ़ाओ तो बच्चा आसानी से समझता है। तो ये हो गया पॉजिटिव वर्ड। इसके बाद है त्रुटियों पर महत्व देना, यानी महत्व ना देना, इग्नोर एरर्स। देखिए अगर हम बालक की बात करें तो बालक बार बार गलती करता है, तो इसको अन्यथा ना लेना चाहिए, क्योंकि जो है बालक या कोई भी हो, गलतियों से ही सीखते हैं। एक बार होती है गलती, दोबारा होती है, फिर उसके बाद वो ठीक। तो यानी त्रुटियां भी अहम होती है हमारे सीखने के क्रम में। इसी के साथ है अगला लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक, यानी जो क्लास है, क्लास में हमें तांत्रिक वातावरण चाहिए, यानी सबकी सुननी चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ टीचर बोल रहा है। ठीक है? तो ये क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है, यानी डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट बना के रखना चाहिए एक टीचर को अपनी कक्षा में। चलिए फिर इसके संबंधित क्वेश्चन देखते हैं अब। देखो, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है कैसे? यानी नीचे कुछ ऑप्शन दिए हैं,
तो बताना है कि इनमें इसका कौन-सा सही उत्तर है। यानी क्या करना है इसमें? प्रभावी अधिगम यानी इफेक्टिव लर्निंग को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? अधिगम को छोटी-छोटी उपलब्धियों के लिए मतलब देखिए, अधिगम में जब अधिगम यानी जब सीखने की प्रक्रिया चल रही होती है, तो अधिगम में छोटी-छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देना चाहिए। तो पुरस्कार जो है एक बाहरी प्रेरणा होती है, ऐसा नहीं है कि हर काम के लिए पुरस्कार दे देंगे, तो बालक जो होगा लालची बन जाएगा। तो इसलिए ऐसा तो गलत है कि छोटी-छोटी उपलब्धियों के लिए भी उसको पुरस्कार दें। ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, क्या ऐसा हो सकता है अधिगम प्रभावी अधिगम बन सकता है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा? नहीं। ऐसे तो रटा जाता है ड्रिल बार-बार करना किसी चीज़ को ड्रिल और अभ्यास। अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिताओं देखिए ये है प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहन देना। विद्यार्थियों में अगर हम प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देंगे तो एक मतलब व्यवस्था का माहौल बनेगा। तो प्रतियोगिता को ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं देना, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत है। इसी तरह से है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तो अगर हम बात करें जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं, तो बालक के बिल्कुल व्यवहारिक जीवन से उसको जोड़ के पढ़ाएं, तो ही अधिगम क्या होगा? प्रभावी बनेगा। तो कक्षा में क्या होगा? बढ़िया तरीके से बालक सीख पाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है इसी इन्हीं टैग वर्ड से। देखो, बच्चों को कक्षा में प्रश्न क्या करना चाहिए? यानी प्रश्न पूछने चाहिए। पूछने के लिए उन्हें रोकना चाहिए। क्या करना चाहिए? देखेंगे। पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए या पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए, जब भी किसी कक्षा में टीचर कुछ कोई भी टॉपिक पढ़ा देता है, तो बालक के मन में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है? तो बालक को उन क्वेश्चन को करने से रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा ना बालक, उतना ही उसका मानसिक स्तर यानी मानसिक विकास होगा, यानी संज्ञानात्मक विकास होगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा देखिए, इसमें तो कह रहे हैं कि अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये गलत हो गया। पूछने से रोकना चाहिए, ये भी गलत हो गया। प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित भी नहीं करना, यानी उसको मना करना कि प्रश्न ना पूछे, तो ये भी नहीं है करना। तो क्या करना है? ऑप्शन सी, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सके बालक। ठीक है? अब कुछ और टैग वर्ड्स देखेंगे। देखिए आगे है, ये है नेगेटिव वर्ड्स, व्याख्या, व्याख्यान, परिभाषा या फिर लेक्चर, डेफिनेशन। तो देखिए ये सभी के सभी यानी तीनों जो वर्ड्स हैं, ये सभी नेगेटिव वर्ड्स हैं। क्यों? देखिए व्याख्या का मतलब है सीधे-सीधे टीचर मतलब सामने स्टूडेंट बैठे हैं और टीचर क्या कर रहा है? सिर्फ़ व्याख्या कर रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही, यानी वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इसमें भी क्या हो जाता है? बालकों का सीखना जो है प्रभावित होता है। इसी तरह से व्याख्यान और परिभाषा, अगर देखिए परिभाषा से मतलब सीधे-सीधे जैसे किसी को हमने कोई टॉपिक पढ़ाया और उसमें कोई परिभाषा आ गई, तो परिभाषा से बालक क्या करेगा? रटेगा, उसको सिर्फ़ समझता नहीं है बालक। क्योंकि प्राथमिक कक्षा में है, तो उतने उसका मानसिक स्तर अभी उस लेवल का नहीं हुआ कि वो परिभाषा से कुछ सीख सके। तो देखिए परिभाषा जैसे कि मान के चलो, हमने एक परिभाषा सिखाई किसी बालक को जो कि प्राथमिक कक्षा में है। जैसे मान के चलेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम की परिभाषा अगर हम बतानी हो, तो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम कहते हैं सर्वनाम। तो इससे बालक क्या सीखेगा? उसको पता हो कि कैसे होगा, इसके स्थान पे कैसे यूज़ करेंगे हम सर्वनाम को, तब वो सीख सकेगा। तो परिभाषा नहीं याद करवानी, एक तो हमें व्यावहारिक ज्ञान देना है। तो ये सभी क्या है? नेगेटिव वर्ड्स है। तो देखिए इससे संबंधित ये क्वेश्चन है, क्या है देखेंगे? अभिकथन ए यानी कथन और तर्क है उसका, रीज़न और असर्शन। अभिकथन ए, प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए एक शिक्षक को प्रमुख रूप से व्याख्यान पद्धति का उपयोग करना चाहिए, यानी सीधे सीधे आए और लेक्चर देके चला जाए। उसका तर्क ये दिया है क्या? सीखने की प्रक्रिया सबसे तेज तब होती है जब वह निष्क्रिय श्रवण के माध्यम से की जाती है। क्या ऐसा सही है? मतलब देखिए व्याख्यान पद्धति आ गया इसमें, ये तो गलत हो गया कि व्याख्या नहीं करनी चाहिए, सीधे-सीधे आके उनसे वन टू वन मतलब कम्युनिकेशन करना चाहिए, जब ही बढ़िया तरीके से सीखे कोई बालक। अब इसका तर्क इन्होंने क्या दिया था कि जो सीखने की प्रक्रिया जब तेज होती है, जब सीखना जो हो वो निष्क्रिय रूप से हो, यानी बालक आराम से बैठे, किसी का मन है पढ़ने का, किसी का नहीं है, तो उनको फिर भी पढ़ा रहे हैं। तो निष्क्रिय श्रवण जो है, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। तो अब देखेंगे इसका आंसर क्या है? पहला भी गलत हो गया, दूसरा तो है ही गलत। तो ए और
आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है, ये तो गलत है। ए और आर दोनों सही हैं, ये भी गलत हो गया। ए सही है लेकिन आर गलत है, ये भी गलत है क्योंकि ये तो गलत है। लेकिन इसका आंसर है डी, ए और आर दोनों क्या है इसमें गलत। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इन टैग वर्ड्स पे। देखिए इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा, सिर्फ क्या हुआ, एक तर्क लगाया हमने और सीधे आंसर आ गया। आगे कुछ और टैग वर्ड्स हैं देखिए। एक है अब नेगेटिव वर्ड्स में सहानुभूति, जिसे हम सिंपैथी कहते हैं, और पॉजिटिव टैग वर्ड में है समानुभूति, देखिए इसे कहते हैं इम्पैथी। तो सिंपैथी और इम्पैथी दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन इनमें बहुत बड़ा अंतर है। वो क्या अंतर है देखिए। सहानुभूति, सहानुभूति का मतलब ये है कि अगर जैसे किसी को मान के चलेंगे चोट लग गई, ठीक है, या कोई कहीं से गिर गया, जैसे बाइक पे जा रहे हैं वो गिर गए, तो कोई सामने वाला देख रहा है उसको, तो वो कहेगा अरे रे बहुत गलत हुआ, लेकिन उसको अंदर से नहीं, सिर्फ सामने वालों को पता चले कि हाँ उसके प्रति उसके मतलब उसके मन में थोड़ा दया है। तो ये तो हो गया बाहरी रूप से, यानी सहानुभूति, सिर्फ सहानुभूति दे रहा है कि चोट लग गई चलो कोई बात नहीं। लेकिन समानुभूति का मतलब है जैसे वो गिरा है तो क्या हुआ, बिल्कुल जैसे जितना उसे दर्द हो रहा है ना, सेम वैसा ही दर्द हमें भी अगर हुआ, मान के चलो चोट तो हमें लगी नहीं लेकिन सेम वैसा ही जैसे उसे फील हो रहा होगा, वैसा फील हमें भी हुआ, तो उसे कहते हैं समानुभूति। इसी तरह से टीचर भी अगर अपने स्टूडेंट का, अगर किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को ऐसे ही ले जैसे उसे प्रॉब्लम है, ऐसी टीचर को भी हुई, तो उसे कहते हैं समानुभूति। तो सहानुभूति एक नेगेटिव वर्ड है और समानुभूति क्या है, पॉजिटिव वर्ड। चलिए देखते हैं इस पे क्वेश्चन है ये वाला। देखो, एक शिक्षक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, मतलब एक शिक्षक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। देखभाल यानी केयर, समानुभूति यानी एम्पैथी, प्रामाणिकता यानी जेन्युइननेस, सहिष्णुता या इनटॉलरेंस। तो देखिए टीचर में कौन कौन से गुण होने चाहिए। सबसे पहला समानुभूति, समानुभूति होनी चाहिए बिल्कुल, जब भी टीचर क्या हो, बालक की भावनाओं को समझेगा और उसी तरह से उनको फिर वो ट्रीट भी करेगा। तो ये हो गया, ये तो होना चाहिए। ऐसे ही देखभाल भी होनी चाहिए, बालक की देखभाल करे सही से जैसे अपने ही बालक हों उसके। और इसी तरह से जेन्युइननेस भी होनी चाहिए उसके अंदर, यानी जो वो है वैसा ही बिल्कुल, मतलब रियल होना चाहिए अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी। और असहिष्णुता ये नहीं होना चाहिए टीचर में, यानी बात बात पे एकदम भड़क जाना, किसी बात को सहन ना करना, असहिष्णुता उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। यानी टॉलरेट होना चाहिए, और टॉलरेंस हो उसके अंदर, टॉलरेंस यानी सहिष्णु हो वो। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तो ठीक है, लेकिन फोर्थ गलत है। तो तीन किस में आ रहे हैं, 1 2 3, ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए आगे कुछ और टैग वर्ड्स हैं, इनके बारे में देखते हैं अब। नेगेटिव टैग वर्ड्स में है उपेक्षा यानी इग्नोर। इग्नोर करना यानी जैसे बालकों के प्रति कोई टीचर है, यानी टीचर क्या कर रहा है, बालकों को कोई भी कुछ भी कर रहे हैं जैसे वो, और टीचर अपने आप में मगन है, वो बालक कुछ और कर रहे हैं, तो यानी पूरी तरह से इग्नोर कर देना, ये भी नहीं होना चाहिए क्लास में। और अवसर यानी अपॉर्चुनिटी। अब देखिए अवसर, अवसर एक पॉजिटिव वर्ड है, और अवसर ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए। देखिए जब हम बालक को पढ़ा रहे हैं या फिर कुछ भी सिखा रहे हैं, तो उसको खुद से करने के लिए कुछ भी अवसर देने चाहिए, मतलब कुछ भी क्या, बहुत सारे अवसर देने चाहिए जिससे बालक अपने आप सीख सके। तो यानी अवसर प्रदान करने चाहिए, जो कि एक क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। आगे चलेंगे अब, इसके ऊपर देखते हैं हम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अभिकथन ए, एक अध्यापक द्वारा छोटे बच्चों के उनके परिवेश से संबंधित अनुभवों की अनदेखी करनी चाहिए, यानी इग्नोर करना चाहिए, क्या ऐसा है, गलत बात है ये। उसका तर्क उन्होंने क्या दिया, विद्यालयों में अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से अलग करके होना चाहिए। जो अधिगम हो रहा है ना विद्यालयों में जो अधिगम हो रहा है, जो उनका सामाजिक संस्कृति यानी जिस परिवेश से वो आते हैं, उनको उनके परिवेश को बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए, क्या ये सही है, नहीं बिल्कुल गलत है। यानी जो इसका कथन है वो भी गलत है, और जो तर्क दिया वो भी गलत है, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ए और आर दोनों क्या हैं, गलत हैं। आगे देखेंगे अब। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आएगा, ये टैग वर्ड आ गया इस फिर बार। तो कौन सा है ये है पॉजिटिव टैग वर्ड।
यानी ये क्वेश्चन को सही करवा देते हैं। रचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट, रचनावादी या संरचनावादी, सृजनात्मकता, ये सभी एक जैसे शब्द हैं। संरचनात्मकता, ठीक है, या क्रिएटिविटी, ये सभी कैसे वर्ड हैं? ये सभी पॉजिटिव वर्ड हैं। अगर ये क्वेश्चन में आ रहे हैं तो क्या होगा, हमारा क्वेश्चन 100% ठीक हो जाता है। तो देखिए, जो है व्यवहारवादियों ने किस पे जोर दिया था? व्यवहारवादियों ने दिया था व्यवहारिक, मतलब जो व्यवहारवादी थे वो अलग थे, लेकिन ये है संरचनावादी या रचनावादी, तो उन्होंने क्या दिया? कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी कुछ भी ज्ञान को बालक जो है अपने आप सृजित करता है, ठीक है। यानी जो व्यवहारवादी थे उन्होंने तो कहा था कि बालक जो है बिल्कुल खाली होता है, लेकिन क्या है, बालक खाली नहीं होता, वो अपने ज्ञान को खुद से भी बना सकता है। क्योंकि देखिए वो घर से कुछ सीख के आ रहा है, तो इसलिए वो खाली नहीं होता और वो अपने ज्ञान की रचना खुद करता है, क्योंकि बालक एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। ये वाला कथन आपने सुना ज़रूर होगा, ठीक है? तो देखिए इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, किस तरह के क्वेश्चन हैं, देखते हैं। देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए 1 मिनट। हेलो, देखिए आपने पढ़ लिया वो क्वेश्चन। अभिकथन ए यानी कथन और तर्क है। विद्यालयों को नवीन ज्ञान नवीन नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठ्यचर्या पर बल देना चाहिए। यानी ऐसे ज्ञान पर बल देना चाहिए जहाँ पे ज्ञान का क्या हो रहा हो, सृजन, यानी ज्ञान को बनाया जा रहा हो, मतलब जो भी सीखना है वो अपने आप से सीख रहे हैं, बालक करके सीख रहे हैं, तो उसी को कहते हैं ज्ञान का सृजन। अब इसका तर्क क्या दिया है? बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। देखिए बात बिल्कुल ठीक है दोनों। तो विद्यालयों को ऐसे पाठ्यचर्या पर बल देना चाहिए जिसमें ज्ञान का सृजन हो रहा हो, यानी ज्ञान मतलब करके सीख रहे हो बालक इस तरह से। और उसका रीजन ये है कि जो बालक हैं वो क्या होते हैं, अपने ज्ञान की संरचना या रचना खुद करते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये क्षमता होती है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये जहां भी होगा वही ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। क्या है? राइट ऑप्शन। देखिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं टैग वर्ड्स है। देखिए नेगेटिव टैग वर्ड्स में है बाह्य अभिप्रेरणा या एक्सटर्नल मोटिवेशन, पॉजिटिव में आंतरिक अभिप्रेरणा या इंटरनल मोटिवेशन। देखिए मोटिवेशन मतलब किसी चीज को करने के लिए हम अगर क्या हो, उत्सुक हो, तो उसे कहते हैं हम अभिप्रेरणा या मोटिवेशन, ठीक है। और ये दो तरह से होती है, बाह्य और आंतरिक। तो बाह्य अभिप्रेरणा को अगर हम देखें, देखिए किसी काम को करने के लिए अगर हमें किसी चीज का लालच है, या जैसे कि हमें कुछ कोई पैसे देगा, जैसे मान के चलो किसी ने कहा कि ये वाला गिलास ले आओ या मतलब पानी लेके आओ, मैं तुझे 1 रुपया दूंगा या 2 रुपये दूंगा। बालक को तो 1-2 रुपये में भगा लेता है कोई भी, तो उसे कहते हैं हम बाह्य अभिप्रेरणा, यानी वो पैसे के लालच में काम कर रहा है, तो इसे कहते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। अगर आंतरिक अभिप्रेरणा की बात करें, तो आंतरिक अभिप्रेरणा किसी काम को अंदर से यानी अपने मन से करने की इच्छा होती है, तो उसे कहते हैं अभी आंतरिक अभिप्रेरणा। जैसे मान के चलो हमें क्या है, हमें पढ़ना है और हमारे एग्जाम आ रहे हैं नजदीक बिल्कुल, ठीक है, और नजदीक आ रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे मन से अंदर से ही लगेगा कि यार पढ़ना चाहिए, नहीं तो फेल हो जाएंगे हम। तो उस तरह से अगर हमारे अंदर से किसी काम को करने का मन कर रहा है, तो उसे कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। लेकिन जब जैसे मान के चलो हमारे एग्जाम अभी है नहीं, लगभग 2-3 या इससे ज्यादा टाइम बाद है, तो क्या होगा, ऐसा मन करेगा चलो ठीक है, पढ़ने को मन करेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसा करेगा कि चलो अभी तो बहुत टाइम है। तो उस तरह से जब हम प्रेरित होते हैं ना किसी काम को करने के लिए, वो है बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है। तो इन पे देखते हैं आप क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन इसी पर है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे ज्यादा ध्यान देंगे, अगर नहीं है पे अगर ध्यान नहीं दिया ना, तो ये नहीं है करवा देगा, मतलब क्वेश्चन गलत हो जाता है इससे। तो देखिए, सबसे पहले जिज्ञासा, रुचि, स्पष्टता के लिए चाहत, पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना। तो इसमें क्या पूछ रहे थे वो?
आंतरिक अभिप्रेरणा इसमें से क्या नहीं है आंतरिक अभिप्रेरणा का? उदाहरण कौन-सा नहीं है? देखिए जिज्ञासा, अगर किसी काम को करने की या कुछ सीखने की अगर हमारे अंदर जिज्ञासा हो, तो इसे कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। रुचि यानी इंटरेस्ट, किसी काम को हमें करने में इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो भी आंतरिक रूप से ही आता है, तो इसे भी आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। स्पष्टता यानी क्लियरिटी के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं और उसकी हमें क्या है अंदर से चाहत है कि हाँ अभी हमें स्पष्ट नहीं हुआ, इसे सही से स्पष्ट करना चाहिए, तो ये भी हमारे अंदर से ही आता है। तो ये दोनों तो क्या है मतलब तीनों आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण है। लेकिन पुरस्कार प्राप्त करने की जो चाहत है या प्रयास करना है पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, ना कि आंतरिक का। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। जो गलत है वही क्या है इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं अब। देखिए अगला टैग वर्ड है, नेगेटिव टैग वर्ड है ये, रोजगार, व्यावसायिक या उच्च ग्रेड की शिक्षा। उच्च यानी हाई। देखिए अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हो, इस तरह का कुछ ऑप्शन में हो, यानी उच्च ज़्यादा नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये भी गलत है। व्यावसायिक यानी अगर हम किसी व्यवसाय को मतलब हमारे मान के चलो हमें कुछ पढ़ रहे हैं और वो इस तरह से पढ़ रहे हैं कि हमें बाद में काम आएगा, चलो ठीक है काम आएगा, लेकिन व्यावसायिक प्राथमिक स्तर पे व्यावसायिक या व्यवसाय करने के लिए कोई पढ़ता तो है नहीं, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और रोजगार सेम वैसे ही जैसे व्यवसाय यानी रोजगार, दोनों के दोनों निगेटिव वर्ड होते हैं। अब इनसे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण का उच्च लक्ष्य क्या है? यानी जो गणित है, अगर हम उसे सीख रहे हैं तो उसका जो मतलब मेन उद्देश्य है, यानी हाई एम क्या है उसका? ठीक है, हायर एम तो क्या है? ये बताना है। शिक्षार्थियों को तकनीकी व्यवसायों के लिए तैयार करना, क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो बालक है प्राथमिक कक्षा में है वो, देखिए अभी हम 1 टू 5 के लिए पढ़ रहे हैं पेडागोजी, तो ये प्राथमिक कक्षा में व्यवसाय के लिए तैयार करना ये बिल्कुल गलत है, ऐसा तो नहीं होता। शिक्षार्थियों को समाज में एक सफल जीवन जीने के लिए सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को अपनाने में मदद करना। अब देखिए यहाँ, जो गणित शिक्षण है, वो सामाजिक और नैतिक मूल्यों को, चलो ठीक है, ये एक पॉजिटिव वर्ड से लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगला वाला देखते हैं एक बार फिर से। शिक्षार्थियों को विवेचन यानी किसी भी चीज़ को क्रिटिकल थिंकिंग यानी बहुत अच्छे से सोचना, समझना, तर्क करना उसके बारे में, विवेचन, तर्कसंगत तर्कसंगत कौशलों के विकास में मदद करना। तो देखिए रीज़निंग यानी लॉजिक लॉजिक लगाना, तर्क करना, ये सभी विकास करना ये मैथ के अंदर आते हैं, यानी गणित के अंदर। तो इन्हीं का विकास करते हैं हम गणित में ज़्यादातर वैसे तो। और अगला को देखते हैं, शिक्षार्थियों में रोजगार संबंधित, अब फिर से यहाँ रोजगार संबंधित जीवन कौशल आ गए, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया। तो ए और डी दोनों गलत हैं, लेकिन जो बी और सी है, इनमें से सबसे जो बेस्ट है, देखिए है तो दोनों ठीक है, लेकिन इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है सी, विवेचना यानी क्या करना है इसमें, विवेचना यानी क्रिटिकल थिंकिंग, तर्क शक्ति या डिस्कशन, विवेचना यानी डिस्कशन, लॉजिक लगाना, इन सभी कौशलों का विकास करना, ये मैथ के अंदर आता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताएं आपको हमारी क्लास ये कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।